नमस्कार सभी को, आपका हमारे YouTube चैनल अनुज क्लासेस में स्वागत है। जो बोर्ड की तैयारी के लिए हम इकोनॉमिक्स की सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर गवर्नमेंट बजट को खत्म करेंगे। और इस वीडियो के अंदर में सभी कंसेप्ट को जल्दी से समझाया है, की पॉइंट्स लिखे गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड टफ क्वेश्चंस बच्चों को लगते थे उसको भी समझाया है। तो आप आराम से रिलैक्स होकर कॉपी पेन लेकर बैठिए और पूरे के पूरे वीडियो को एंजॉय कीजिए। आप इजीली पेपर में क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो बिना समय ज़ाय किए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट बजट चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं जो कि काफ़ी कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते हैं वो उसके ऑब्जेक्टिव्स पे बनते हैं। तो जितना मैं याद करवा रहा हूँ बस इतना याद कर लो, इस क्वेश्चन में कभी नहीं अटकोगे। गवर्नमेंट बजट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये तो सबको पता है, लेकिन समझे कैसे। रीएलोकेशन का सिंपल मतलब है सरकार रिसोर्सेज कहाँ कहाँ इस्तेमाल होने हैं, कैसे कैसे एलोकेट होते हैं, इसको इन्फ्लुएंस करती है। डायरेक्ट तो नहीं कर सकती, हमसे तो कहेगी नहीं कि भाई तुम अपना पैसा यहाँ मत जमा करो, यहाँ जमा करो। तो क्या करती है, टैक्स, सब्सिडीज और पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट की मदद से रिसोर्सेज को क्या करती है, बैलेंस करती है, जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है और साथ में सोशल वेलफेयर भी होता है। जैसे रिसोर्सेज को ऐसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, दोनों चीज़ साथ में हो जाए। टोबैको पर टैक्स लगाकर, टोबैको जैसे लिकर जैसे एल्कोहलिक बेवरेजेस के ऊपर टैक्स लगाने से एक तो इसका कंजम्पशन कम होता है जिसकी वजह से सोशल वेलफेयर हो रहा है और साथ में सरकार को पैसा भी मिल रहा है। तो देखिए रिसोर्सेज का ऐसे इस्तेमाल करा कि पब्लिक वेलफेयर भी हुआ और साथ में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हुआ। साथ में सोलर एनर्जी पे सब्सिडी देकर क्लीन एनर्जी को भी प्रमोशन मिला और साथ में सरकार को सोशल इन्वेस्टमेंट करने में भी हेल्प मिली। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है बेटा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सरकार इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और बेरोजगारी को, अनएम्प्लॉयमेंट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट बजट का इस्तेमाल करती है। जैसे सरकार का जो बजट होता है वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर देता है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करके। जैसे जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है तो ज़्यादा टैक्स लगाए जाते हैं जिससे स्पेंडिंग कम होती है और डिमांड कम होती है। डिमांड कम होने से हमें पता है भाई इन्फ्लेशन कम हो जाता है। मोर पब्लिक एक्सपेंडिचर से डिमांड बढ़ती है और जब डिफ्लेशन ज़्यादा हो, इन्फ्लेशन कम हो, तो सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, मार्केट में मनी सप्लाई पहुंचती है जिससे डिमांड बढ़ती है और जिससे इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है और डिफ्लेशन घटता है। तो इसकी मदद से सरकार ने क्या करा, इकोनॉमी स्टेबलाइज करी। नेक्स्ट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रिच और पुअर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना आए, बहुत ज़्यादा गैप ना आए, जिससे सोशल इंजस्टिस ना हो। सरकार कुछ ऐसे प्लान्स, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट में रखती है जिससे सोशल इंजस्टिस सबसे कम किया जा सके। जैसे रिच और पुअर के गैप को कम करने के लिए सरकार ने देश में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम लगाया है, जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स। और सोशल वेलफेयर स्कीम्स लेके आई है जो गरीबों को मिलती है जिससे उनकी इनकम बच पाती है। लग्जरी आइटम पे बहुत हैवी टैक्स लगाते हैं, फ्री एजुकेशन रखते हैं एंड हेल्थ केयर रखते हैं गरीबों के लिए, जिससे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए इन्वेस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, रिसर्च पे, जिससे जीडीपी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल पीएम गति शक्ति स्कीम्स फॉर बेटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल इंडिया फॉर वर्कफोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट रीजनल डिस्पैरिटीज कम करना। हमारे देश में कुछ शहर तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, स्काई स्क्रैपर्स हैं, लेकिन कुछ जगहों पर सड़क भी ढंग से नहीं है। तो इसलिए सरकार क्या करती है, इंकरेज करती है डेवलपमेंट उन एरियाज पे जो कि बैकवर्ड होते हैं। स्पेशल ग्रांट्स देती है, कुछ जगहों को सब्सिडीज देती है, कुछ कंपनीज को सब्सिडीज देती है कि भाई तुम यहाँ पर अगर अपनी फैक्ट्री लगाओगे तो तुम्हें सब्सिडी मिलेगी, जिससे क्या होता है, इकोनॉमिक वेलफेयर होता है उन जगहों को जो कि बैकवर्ड है। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में टैक्स एग्जेम्पशंस मिलते हैं इंडस्ट्रीज को, जिससे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आते हैं जिससे ज़्यादातर जो कंपनीज होती हैं वो रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में जाएँ, जिससे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। नेक्स्ट गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव है पब्लिक का वेलफेयर करना। कैसे, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन प्रोवाइड करके। आयुष्मान भारत जो है हेल्थ केयर के लिए आता है। मिड डे मील स्कीम, बच्चों के खाने पीने का मुफ्त में खाना मिलता है स्कूल्स में। लास्ट ऑब्जेक्टिव है मैनेजिंग पब्लिक डेट। बजट प्लान करता है कितनी बोरोविंग करनी है, कैसे रीपेमेंट करना है, जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, सिक्योरिटी इशू करती है फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ज़्यादा डेफिसिट ना आ जाए, जिससे रिसीट्स बढ़ जाए, रिसीट्स बढ़ने से डेफिसिट कम हो जाएगा। ये जो ऑब्जेक्टिव है सरकार के, ये रेगुलेट करते हैं इकोनॉमी को, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और सोशल जस्टिस बनाए रखते हैं। वन वर्ड का क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए गवर्नमेंट के पास में या तो पैसा आता है यानी रिसीट्स होते हैं, या गवर्नमेंट के पास से पैसा जाता है यानी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। रिसीट्स के दो भाग हैं भाई, रिसीट्स दो प्रकार की होती है सरकार के पास। पहले आप इसको याद रखिए, पैसा आना और ये सरकार का पैसा जाना यानी सरकार के खर्चे। सरकार के पास पैसे आते हैं, पहले आते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, फिर आते हैं कैपिटल रिसीट्स। उसी प्रकार से एक्सपेंडिचर में भी पहले आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और फिर आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर।
तो भाई ये रेवेन्यू और कैपिटल को कैसे याद रखें, तो पहले सरल भाषा में समझाऊंगा, फिर इकोनॉमिक्स की भाषा में समझाऊंगा, फिर पूरा जोड़कर बताऊंगा। रेवेन्यू वो चीज़ें होती हैं जो छोटी मोटी होती हैं, कैपिटल वो होती हैं जो बड़े लेवल पर असर डालती हैं। लेकिन और अच्छे से समझने के लिए जो चीज़ें असेट्स और लाइबिलिटीज़ पर असर डालें वो कैपिटल, जो ना डाले वो रेवेन्यू। मुझे कहीं से कमीशन मिला तो मेरी कोई एसेट नहीं बनी तो रेवेन्यू नेचर का कहलाएगा। लेकिन मैंने अपने लोन का पैसा मुझे रिकवर हो गया, मैंने किसी को लोन दिया था उसने मुझे लौटा दिया, तो मेरी एसेट कम हो गई, तो ये मेरी कैपिटल नेचर की कहलाएगी। इसको और आसानी से समझने के लिए पहले इसकी कैटेगरी और अच्छे से बांट लेते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स को डिफाइन करने के लिए बोला जा सकता है कि ऐसी जगह से पैसा आना जो ना तो सरकार की कोई असेट्स में गिरावट लेकर आ रही, ना सरकार की कोई लायबिलिटी बढ़ा रही। ये सरकार के मज़े के पैसे होते हैं। क्यों? सरकार टैक्स और नॉन टैक्स तरीके से हमसे रेवेन्यू रिसीट्स कलेक्ट करती है। तो पहले दो कैटेगरी याद करिए। रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर में टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट्स। टैक्स रिसीट्स के अंदर में डायरेक्ट टैक्स जो जिस पे लागू हो वही पे करता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जिस पे लागू हो दूसरा पे करता है। भाई इनकम टैक्स आप पर लगता है आप ही पे करते हैं, लेकिन जीएसटी लगती दुकानदार पे, लेते आपसे हैं। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाकर टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स तैयार होते हैं। देखिए जब हम सरकार को रेवेन्यू रिसीट्स देते हैं तो सरकार की कोई असेट्स तो लेके आ नहीं रहे कि मैंने सरकार को टैक्स दे दिया सरकार की बाइक निकाल लाऊंगा। और टैक्स अगर मैं सरकार को दिया तो ऐसा तो है नहीं कि 5 साल बाद मुझे वापस करेगी, सरकार की कोई लायबिलिटी भी नहीं बनी। यानी टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स वो रेवेन्यू रिसीट्स हैं जो ना तो सरकार की एसेट्स में कोई गिरावट कर रहे हैं, नाइदर रिड्यूस एनी एसेट्स नॉट इंक्रीज एनी लायबिलिटीज। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स में सरकार के पास में फीस के रूप में पैसा जाता है, सरकार के पास में पेनल्टीज के रूप में पैसा जाता है, सरकार के पास में इंटरेस्ट मिलता है दिए गए लोन का। एश शीट यानी कि जिस ज़मीन जायदाद का कोई वारिस नहीं होता वो सरकार की हो जाती है। स्पेशल असेसमेंट का मतलब है कोई सरकारी स्कीम के तहत अगर मेरी ज़मीन की, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई तो मुझे सरकार को पैसा देना पड़ेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट कंपनीज जो रेवेन्यू कमाती हैं वो सब क्या है, वो सब नॉन टैक्स रेवेन्यू है सरकार का। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैपिटल रिसीट्स की। कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जो या तो सरकार की असेट्स में गिरावट लेकर आएंगी या सरकार की कोई जिम्मेदारी बढ़ा देंगी। भाई सरकार ने किसी से लोन लिया, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, सरकार ने अगर बोरोविंग्स की है, सरकार ने पैसा लिया है, तो सरकार के पास पैसा तो आएगा लेकिन सरकार की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। सरकार ने किसी को एडवांस दिया हुआ था, पैसा दिया हुआ था, वो सरकार के पास वापस लौटाया। वापस लौटने का मतलब है पैसा तो आया लेकिन सरकार की एसेट गिर गई। उसी प्रकार से अगर सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, डिसइन्वेस्टमेंट हमने इंडियन डेवलपमेंट में और BS में पढ़ा हुआ है, जब सरकार अपने शेयर्स को बेच देती है प्राइवेट को, उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। सरकार के पास पैसा तो आ जाता है लेकिन सरकार की एसेट्स क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट, लोन लेना, एडवांस वापस मिल जाना, रीपे हो जाना वापस से, तो ये सब कैपिटल रिसीट्स का पार्ट है। तो आई होप आप सभी लोग रिसीट्स को अच्छे समझ गए होंगे। ये या तो असेट्स में गिरावट लाते हैं, लायबिलिटी बढ़ाते हैं, ना तो असेट्स गिराते हैं ना लायबिलिटी बढ़ाते हैं। ये रेवेन्यू रिसीट्स, ये कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स के टाइप्स क्या है, टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। नेक्स्ट बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो ना तो सरकार की कोई एसेट बढ़ा रहा, ना सरकार की कोई लायबिलिटी घटा रहा। इसका मतलब ये है सरकार जितनी भी भाई सब्सिडीज़ हमें देती है, सरकार के पास से पैसा जा तो रहा है लेकिन सरकार की ना तो कोई एसेट तैयार हो गई, ना सरकार की कोई पुरानी लायबिलिटीज़ में गिरावट आई। सरकार ने अपने द्वारा लिए गए लोन पर इंटरेस्ट दी, भाई इंटरेस्ट लेने से लायबिलिटी थोड़ी ना घटती है, वो तो सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार ने स्कॉलरशिप दी, सरकार ने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिए, तो ये सब क्या है, सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये हमारे लिए तो फ़ायदेमंद है क्योंकि देश के लोगों का विकास करते हैं ये, इससे गरीबी क्या रहती है, कम रहती है देश के अंदर में। स्कॉलरशिप्स वगैरह हो गई, ये सब क्या है, ये सब भले के लिए होती है हमारे लिए। लेकिन सरकार की तो ना तो कोई एसेट बन रही इससे, ना कोई लायबिलिटी कम हो रही पुरानी। सरकार ने आर्मी वगैरह के लिए यूनिफॉर्म वगैरह पे खर्च किया, तो ये भी हमारे उनके लिए क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, या तो सरकार की एसेट बढ़ा दें या सरकार की लायबिलिटी को गिरा दें। सरकार ने अपने लोन रीपे कर दिए, सरकार ने जो कर्जा लिया हुआ था उसको चुका दिया, कर्जा चुकाने से हुआ ये सरकार की लायबिलिटी कम हो गई। सरकार ने बिल्डिंग खरीद ली, सरकार के पास से पैसा तो गया, एक्सपेंडिचर है, लेकिन सरकार की एसेट बन गई। तो ये सब चीज़ें किस में आती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती है। अब हम आपको ना इसी के अंदर ही डेफिसिट भी समझा देंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। जब रेवेन्यू रिसीट्स मान के चलिए 100 रुपये की है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 200 रुपये का है, तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज़्यादा हो तो उसे कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। और अगर रेवेन्यू रिसीट ज़्यादा हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो कहते हैं रेवेन्यू सरप्लस। वो आपके में आएगा ही नहीं, रेवेन्यू डेफिसिट ही रहेंगे वो। और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है भाई, फिस्कल डेफिसिट में सारे के सारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, सारे के सारे रिसीट से, बस कैच ये है कि उसमें जो रिसीट होगी उसमें बोरोविंग्स इंक्लूड नहीं होती, ठीक है, उसमें बोरोविंग्स नहीं होती, तो फिस्कल डेफिसिट निकलता है। तो एक क्वेश्चन आता है, क्या रेवेन्यू डेफिसिट ना होने के बावजूद फिस्कल डेफिसिट हो सकता है? हाँ जी भाई हो सकता है। समझिए कैसे। देखिए मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास जो रेवेन्यू डेफिसिट है, रेवेन्यू रिसीट है वो है 500 रुपये और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 200 रुपये। तो देखिए रेवेन्यू डेफिसिट तो नहीं है क्योंकि रेवेन्यू रिसीट ज़्यादा है,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, लेकिन कैपिटल रिसीट से 100 रुपये और ये है 1000 रुपये। तो समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरा का पूरा भाई एक्सपेंडिचर रिसीट्स को मेजर कीजिए, तो ये साइड आ रहा है 1200 और ये साइड आ रहा है मात्र 600, तो एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है, यानी कि फिस्कल डेफिसिट तो है लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट इस केस में नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि जब जब फिस्कल डेफिसिट हो तो रेवेन्यू डेफिसिट हो ही, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन भी है। और फिर प्राइमरी डेफिसिट क्या है, अगर मैं फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट हटा दूँ तो प्राइमरी डेफिसिट निकल जाएगा। अब कभी कभी अगर क्वेश्चन में फिस्कल डेफिसिट ना दिया हो तो आप बोरोविंग्स को ही, याद रखिएगा मेरी बात को, बोरोविंग्स को ही फिस्कल डेफिसिट मान लीजिएगा। अब ये कंसेप्ट करने के बाद में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ में, हमें सभी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स सरकार के पास उस सोर्स से पैसा आना, ऐसी इनकम रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट जो कि रेगुलर एक्टिविटीज से आती है, जैसे टैक्सेस हो गए और नॉन टैक्स रेवेन्यूज हो गए। नॉन टैक्स रेवेन्यू में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स आ जाएंगे। सरकार टैक्स कलेक्ट करती है, जीएसटी, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब सरकार के रेवेन्यू रिसीट्स हैं। कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होते हैं, ऐसा फंड होता है जो सरकार रिसीव करती है जिससे उसकी या तो लायबिलिटी इंक्रीज होती हैं या फिर उसकी एसेट्स में गिरावट आती है। ये जो रिसीट्स होते हैं नॉन रिकरिंग होते हैं, एक बार होते हैं फिर लंबे समय के बाद नहीं, लंबे समय के बाद ही हो पाते हैं, रेगुलर बेसिस पर नहीं होते। इसमें बोरोविंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, सरकार ने किसी को पैसा उधार दिया होता वो वापस आ गया तो सरकार की एसेट्स कम हो गई। डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है वो सब कैपिटल रिसीट्स में आता है। नेक्स्ट फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसीट्स। इसको ऐसे समझिए, फिस्कल डेफिसिट में हमारे पास में टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं टोटल रिसीट्स से। बस याद रखना है जो टोटल रिसीट्स होती हैं जिसमें कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स आते हैं, उस कैपिटल रिसीट्स में हमें बोरोविंग्स को नहीं लेना है। ये बात का ध्यान रखा जाएगा कि इन टोटल रिसीट्स में बोरोविंग्स इंक्लूडेड नहीं है, यानी एक्सक्लूडिंग है। तो इसमें यहाँ लिखा भी हुआ है एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स। इसका फॉर्मूला क्या है भाई, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। नेक्स्ट है रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। रेवेन्यू डेफिसिट बड़ा ही आसान है, जब सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं उसके रेवेन्यू रिसीट से तो हम उसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स बराबर रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट प्राइमरी डेफिसिट क्या है। प्राइमरी डेफिसिट निकलता है जब हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट हटा देते हैं। इट शोज दैट द गवर्नमेंट करंट फाइनेंशियल फिस्कल पोजीशन एक्सक्लूडिंग पास्ट डेट ऑब्लिगेशंस। इसको याद कर लीजिए अच्छी तरह से, ये प्राइमरी डेफिसिट में लिखने को आता है। और गवर्नमेंट बजट क्या है। गवर्नमेंट बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें सरकार के सारे रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, यानी कहाँ कहाँ से सरकार के पास साल भर में पैसा आएगा और कहाँ कहाँ सरकार खर्चा करेगी एक साल का, उसका हिसाब किताब लिखा जाता है। ये बताता है कि कैसे सरकार अपने फंड्स को एलोकेट करेगा अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग एक्टिविटीज़ में, जिसमें पब्लिक वेलफेयर भी पता चलेगा और डिफेंस में और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्चा होगा सरकार का, इसकी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट हमें क्लासीफाई करना है क्या चीज़ रेवेन्यू रिसीट्स हैं, कैपिटल रिसीट्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। पहला है आर्मी ऑफिसर्स की सैलरी। देखिए आर्मी ऑफिसर्स की जो सैलरी है ना तो सरकार की कोई एसेट बना रही ना कोई पुरानी लायबिलिटी कम कर रही, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि रेगुलर है। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो, सरकार ने मेट्रो बनवाया तो देखिए मेट्रो बनाना कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि बड़े लेवल का खर्चा और सरकार की एसेट तैयार होती है, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्रीमेंट होता है और लॉन्ग टर्म एसेट है ये सरकार की। नेक्स्ट डिविडेंड रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम एक्सवाइजेड कंपनी। सरकार ने एक्सवाइजेड कंपनी के शेयर्स खरीद रखे थे तो शेयर खरीदना तो सरकार के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर था, लेकिन उस पर डिविडेंड आना सरकार के लिए रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं क्योंकि ये इनकम डेली बेसिस पर है, उस एसेट पे सरकार पैसा कमा रही है। फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम एमएनसीज फॉर डॉट अफेक्टेड फार्मर्स, ये हमारा कैपिटल रिसीट्स है कि सरकार की लायबिलिटी को इंक्रीज करती है। ये वाली लाइन आप कट कर दीजिएगा, डू नॉट की जगह पे इट इंक्रीजेज द लायबिलिटी आएगा। सेम गोज विथ नेक्स्ट वन, बोरोविंग्स फ्रॉम आईएमएफ, हमने आईएमएफ से बोरोविंग किया तो ये भी हमारी कैपिटल रिसीट्स है क्योंकि सरकार ने लोन लिया, सरकार की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। सरकार ने स्कूल बिल्डिंग बनवाई, सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि एसेट तैयार हुई सरकार की। प्रोविजन फॉर स्कॉलरशिप्स एंड स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करना और ओल्ड एज लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था करना, ये सब क्या है सरकार के लिए, सरकार के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये ना तो सरकार की कोई एसेट बना रहे ना लायबिलिटी कम करेंगे। जो हम सरकार को फाइन देते हैं तो फाइन पेनल्टी सरकार की रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं कि सरकार की ना तो कोई एसेट में गिरावट आ रही ना कोई लायबिलिटी बनती, सरकार की इनकम है ये। नेक्स्ट 10% शेयर परचेज बाय गवर्नमेंट इन प्राइवेट कंपनी, सरकार ने प्राइवेट कंपनी में शेयर खरीदे तो सरकार की एसेट बनी, सरकार से पैसा गया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सरकार ने यूनियन टेरिटरीज को लोन दिया तो सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि सरकार की एसेट बन गई, कल को सरकार इनसे पैसा वापस लेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस बताना है एग्जाम्पल के साथ में। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसके ऊपर लागू होता है, लिवाय किया जाता है, उसी व्यक्ति को उसे पे करना है, उसको दूसरे पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जैसे इनकम टैक्स अगर आप पर लगेगा तो आप ही को पे करना है, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स है। इसका फीचर ये होता है इट इज़ डायरेक्टली पेड बाय द पर्सन जिसके ऊपर ये इम्पोज किया जाता है और ये
प्रोग्रेसिव होता है ज़्यादा नेचर में, यानी कि जितना ज़्यादा ये इनकम आपकी होगी उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर टैक्स लगेगा। हायर इनकम मीन्स हायर टैक्स, इसको प्रोग्रेसिव टैक्स ही कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है और जिसका बर्डन आप किसी थर्ड पर्सन पे या फाइनल कंज्यूमर पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है जीएसटी। जीएसटी सरकार ये दुकानदारों से कलेक्ट करती है, लेकिन दुकानदार हमसे कलेक्ट करते हैं। द टैक्स इज कलेक्टेड बाय एन इंटरमीडिएटरी जैसे रिटेलर फ्रॉम द कंज्यूमर एंड देन पेड टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमें रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में डिफरेंस बताना है। रेवेन्यू रिसीट्स वो हैं दैट डू नॉट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी, जो ना तो सरकार की कोई लाइबिलिटी बना रहे ना ही सरकार की कोई असेट में गिरावट कर रहे, जैसे कि टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डिविडेंड्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ये सब याद कीजिए। इसका नेचर रेगुलर होता है, बार बार होने वाले होते हैं और ये सरकार के रूटीन ऑपरेशंस का पार्ट होते हैं। कैपिटल रिसीट्स वो सरकार की तरफ से सरकार को पैसा मिलना जो या तो सरकार की लाइबिलिटी बढ़ा दे या सरकार की एसेट्स में गिरावट कर दे, जैसे बोरोविंग्स, लोन सरकार ने लिया, सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट। ये नॉन रिकरिंग होते हैं, एक ही बार होते हैं और इससे सरकार की या तो कोई ना कोई फाइनेंशियल असेट बनती है या सरकार की कोई लाइबिलिटी में गिरावट आ सकती है। नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर हैं जो सरकार के डे टू डे एक्सपेंडिचर हैं, उसके डे टू डे फंक्शनिंग के लिए, जिससे किसी प्रकार की कोई एसेट नहीं बन रही, ना ही कोई पुरानी लाइबिलिटी कम हो रही। सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन्स, एग्जाम्पल याद कीजिए। ये रेगुलर होते हैं, बार बार होने वाले होते हैं और ना ही कोई किसी प्रकार का कैपिटल स्टॉक नहीं बनाते। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर हैं जो सरकार करती है जिससे सरकार के पास कोई एसेट बनती है, जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में एड ऑन होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेस, स्कूल्स एंड अदर पब्लिक असेट्स। ये नॉन रिकरिंग होते हैं और इससे लॉन्ग टर्म असेट्स बनती हैं। आपके लिए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने निकाल लिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फुलफिल थ्रू द फॉलोइंग। इनके थ्रू सरकार कौन सा गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाह रही है। जब गवर्नमेंट असेंशियल थिंग्स जैसे कि फूड ग्रेन्स हो गए ऑलमोस्ट फ्री में देती है उन परिवारों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो सरकार का कौन सा ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिससे गवर्नमेंट गैप कम करना चाह रही है रिच एंड पुअर के अंदर में। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा स्कीम है हमारा, द गवर्नमेंट अंडर उज्ज्वल योजना प्रोवाइडिंग फ्री एलपीजी किचन गैस कनेक्शंस टू द फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये भी बेटा वही है जिसमें फ्री एलपीजी दी जा रही है गरीबों को, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जिसमें गवर्नमेंट कोशिश कर रही है रिच एंड पुअर के बीच में जो डिफरेंस है उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट हैवी टैक्स लगा रही है लिकर पर, लिकर मतलब शराब पर, एंड स्मोकिंग को बैन कर रही है पब्लिक प्लेसेस में। इसमें दो चीज़ें हो जाएंगी, पहला मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा और दूसरा सोशल वेलफेयर। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दिस डिस्करेज प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स। लास्ट है हमारे पास में सेटिंग अप प्रोडक्शन यूनिट्स इन बैकवर्ड एरियाज, उन जगहों का विकास करना जो कि थोड़े बैकवर्ड हैं। इससे बैलेंस रीजनल ग्रोथ होगी, जिसमें टैक्स रिबेट देती है सरकार कंपनीज को, जिससे जो यहाँ पर अपनी फैक्ट्री वगैरह सेटअप करेगा उनको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, और कई सारे इंसेंटिव देती है फर्म को, जिससे बैकवर्ड एरिया का विकास हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मान के चलिए आप एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया में, और फाइनेंस मिनिस्टर को चिंता यह है कि भाई रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है। तो 3 तरीके ऐसे बताइए जिससे रेवेन्यू डेफिसिट को कवर कर सके। तो बहुत आसान है, रेवेन्यू डेफिसिट कवर करने के लिए हमें रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ाने पड़ेंगे। रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ाने का मतलब ये है कि हम टैक्स को बढ़ा दें थोड़ा सा, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम कर दें। तो पहला तरीका है सरकार अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को कम करे, दूसरा सब्सिडीज कम कर दे, तीसरा टैक्स बढ़ा दे। ये टैक्स रिलैक्सेशन नहीं है, टैक्सेशन है। तो टैक्स बढ़ाने से भी क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फिस्कल डेफिसिट नेसेसरली इन्फ्लेशनरी नेचर, डू यू एग्री, सपोर्ट योर आंसर विद वैलिड रीजन। क्या फिस्कल डेफिसिट आने से हमेशा इन्फ्लेशन होता है? नहीं, फिस्कल डेफिसिट हमेशा इन्फ्लेशनरी नहीं होते। अगर सरकार पैसा बोरो कर लेती है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, देन इट विल नॉट क्रिएट इन्फ्लेशन, इससे इन्फ्लेशन नहीं होगा। हाउएवर अगर सरकार बोरो करती है सिर्फ डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए और प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, नोट छापने के लिए, तो इससे इन्फ्लेशन होगा। हर बार फिस्कल डेफिसिट से इन्फ्लेशन नहीं होता। अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम जो सरकार ने स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट फ्री मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को। तो सरकार का पहले तो नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर समझाइए। तो देखिए, जो सरकार एक्सपेंडिचर कर रही है आयुष्मान भारत के तहत में फ्री मेडिसिन पहुंचाने का उन लोगों को जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ये वेलफेयर एक्सपेंडिचर है। ये एक्सपेंडिचर इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, बदले में कुछ नहीं आ रहा, ना तो सरकार की कोई एसेट बन रही, ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही, तो इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। ये वो क्वेश्चन से जो थोड़े से डायरेक्ट नहीं आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस में आते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। आई होप आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपका एक शॉर्ट रिवीजन भी हो गया होगा।
आपको बाकी चैप्टर से रिगार्डिंग वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। आपका दिन शुभ हो।